सबसे पहले आपका जयदीप पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे आप अपना एक छोटा सा परिचय हमें दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वार्तालाप। नमस्कार और शुक्रिया आपने कांटेक्ट किया इसके लिए। जी नाम लक्ष्मी प्रताप सिंह है जी और फिलहाल मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंसी है, मैं उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व करता हूँ। और कुछ आप लेखक या जो कहना चाहें कह सकते हैं, मैं अपना इसको शौकिया तौर पे करता हूँ। जी बहुत बड़ा परिचय नहीं है। बेसिकली शिक्षा वगैरह मेरी यूपी से हुई है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम से एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस किया है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत भी रहा हूँ और फिलहाल अभी खुद के वेंचर में ही काम कर रहा हूँ। जी राजनीति और इन सब से अगर मैं बात करूं तो इसको सामाजिक सरोकार से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आप जब तक समाज का हिस्सा हैं। तो उससे भी जुड़ा हुआ हूं। कुछ पत्रिकाओं के लिए और अखबारों के लिए लेख जरूर लिखे हैं, बट मैं ऑफिशियली किसी की पैरोल या किसी की तरह से ऑफिशियली जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जी 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 बहुत अच्छा लगा हमें आपके ये विचार सुन के और आपका परिचय सुन के। हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि वर्तमान में आप भारत को कहाँ पर देखते हैं, भारत की राजनीति को कहाँ पर देखते हैं? तमाम राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, तो आपका एक विचार रहा होगा, आप यूथ हैं तो आपको लगता होगा कि नहीं, भारत को इस दिशा की ओर जाना चाहिए। आप एक लेखक भी हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपके साथ कई सारे यूथ भी बात करते होंगे और कई सारे बुजुर्ग लोग भी बात करते होंगे कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। आपका क्या अनुभव और क्या कहना है इस पर? देखिए, भारतीय परिवेश की अगर राजनीति की अगर बात करते हैं, राजनीतिक परिवेश की, तो मैं कहता हूं कि राजनीति को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्वतंत्रता के बाद से लेके इमरजेंसी तक जितनी राजनीति है उसको आप एक कालखंड में बांट दीजिए। उसको आप नेहरू, शास्त्री और इंदिरा की स्टार्टिंग डेज की राजनीति कह सकते हैं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे देश के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, फैक्ट्रियां नहीं थी। आप देखिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर एक साथ खड़े हुए थे। आज गवर्नमेंट सेक्टर बहुत पीछे रह गया है, प्राइवेट सेक्टर आगे निकल गया है। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे उस दौरान क्या है, हम इस पूरे देश की हर आधारभूत चीज को बना रहे थे। हमारे पास सुई से जहाज तक कुछ भी नहीं बनता था भारत में। तो एक स्ट्रक्चर था। हमने, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर चीज में एक ढांचा हमने पहले बना लिया था। उस ढांचे पे हम कार्यरत थे। इमरजेंसी तक आके जब तक जो राजनीति थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। अब एक पार्टी जब लोकतंत्र होता है तो विद्रोह के स्वर उठते हैं। तो आप आरएसएस चाहे ले लीजिए, जनसंघ ले लीजिए, जनता दल ले लीजिए, इस तरह की चीजें बढ़ती रही। एक समय आया जब कांग्रेस को लगा कि अब ये शक्तियां हैं जो मजबूत हो रही हैं। मैं इनको किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ कि कौन सही था या कौन गलत। मैं एक परिवेश बता रहा हूँ कि वहां पे दूसरा एक धड़ा जो था वो भी खड़ा हुआ, जो कांग्रेस को चुनौती दे रहा था। चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो इंदिरा जी हों, कांग्रेस के भी एक जमाने में जहाँ पे माइनॉरिटी में होता था विपक्ष, और वो इस लेवल पे आने लगा था कि वो कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को हराने की पोजीशन में आ गया था। तो वहां से जब फिर उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई, उसके बाद इंदिरा जी ने बहुत अच्छे बुरे काम भी किए हैं, बहुत अच्छे भी काम किए हैं मैं कहूंगा। पॉपुलेशन कंट्रोल और इस तरह की जब चीजें हुई हैं, और वो एक तरीके से जनता पे फोर्स किया गया। वो डिसीजन शायद आज अच्छा होगा, लेकिन उस समय की आवाम को, उस समय की जनता को ये पसंद नहीं आया। तो वहां के बाद वो उसको एक दमन की राजनीति आप कह सकते हो। उसके बाद जो चुनाव, अभी जो इमरजेंसी लगी थी उससे पहले हमारी जो न्यायपालिका थी उसमें किसी ने रेड फाइल की, और इंदिरा जी का जो चुनाव था उनकी खुद की सीट का निरस्त कर दिया गया था। इसकी वजह से इमरजेंसी लग गई थी। तो यहाँ पे एक चीज देखने की है कि हम एक लीग पे चल रहे थे। अगर कोई उस समय क्या था कि जुडिशरी हो या कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका हैं, वो तीनों अपना काम कर रही थी। अगर न्यायपालिका में अगर किसी प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर कोई जाता है, रिट दायर होती है, तो वो उसके पास इतनी पावर थी कि वो प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार दे। तो पीछे का खाका इतना सुदृढ़ था कि विरोध अपनी जगह पे था, लेकिन एक राजनीतिक शुचिता थी वहां तक। लेकिन इमरजेंसी में इनका कुछ हनन हुआ,
विपक्षी नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ से राजनीति गिरना शुरू हुई है। मतलब गिर तो पहले से रही थी, लेकिन इसको आप माइलस्टोन एक कह सकते हैं कि यहाँ से राजनीति जो एक आदर्श लेवल पे, तो 100% तो आदर्श कुछ नहीं होता, बट फिर भी एक राजनीति में एक तरह की शुचिता थी कि नेहरू और लोहिया जो है वो एक दूसरे के खिलाफ, एक जमाने में लोहिया जो है वो नेहरू को आदर्श मानते थे, उनके कांग्रेसी थे, लेकिन उनको अगर लगा कि नेहरू जी का खर्चा ज्यादा है, जहाँ पे उन्होंने जब फूलपुर से चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से, तो उन्होंने कहा था कि उनका विचार ये था कि भाई जब आम आदमी की जो आमदनी है वो 3 आना प्रतिदिन की है और देश के प्रधानमंत्री की 25,000 खर्चा है, ये चीजें लोकसभा सदन की कार्यवाही में दर्ज है जो मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि इतना गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन शाम को आनंद भवन में नेहरू जी के घर पे बैठ के चाय पीते थे। तो ये सुचिता थी। लेकिन जो इमरजेंसी के बाद इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, तो एक पतन वहां से शुरू हुआ। तीसरा कालखंड में कहता हूं कि जो इमरजेंसी से 2014 तक का टाइम है, इस बीच में 2014 से क्या हुआ है कि अब राजनीति जो है, 14 के बाद जब मोदी जी आ गए हैं, उनके कारण बहुत सारे हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और लेकिन अब उस चीज को मैं अगर एक तरीके से कहूँ कि 14 के बाद जो प्रॉब्लम्स आई है ना, वो इस तरह की है कि जो जितने भी अलग अलग जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं थी, चाहे आप कोर्ट कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, सीबीआई कह लीजिए, जो भी अलग अलग संस्थाएं थी, उनको मोल्ड कर दिया गया है। आज की डेट में वो सभी संसद के आगे झुकती हैं। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो एक तरीके से उसकी तरफ मोल्ड हो चुकी हैं। तो आज की डेट में चाहे कोई भी पार्टी ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए या बीजेपी ले लीजिए, इनमें अब वो स्वतंत्रता नहीं रही है। किसी के पास इतनी ताकत हिम्मत नहीं है। खासतौर से अगर मैं बीजेपी की बात करूं, तो एक व्यक्ति जो बात कहता है, अगर मोदी जी कुछ कह देते हैं, तो बाकी लोग जितने भी हैं वो सिर्फ उसको जस्टिफाई करेंगे। वो अपना खुद का जो नैतिकता है उसके आधार पे कुछ नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आके जो पॉलिटिक्स है या जो खुद की नैतिकता हुआ करती थी, नैतिक स्वच्छता जो हुआ करती थी, वो एक तरीके से शून्य हो गई है। तो मैं इसको अगर कहूँ तो वो इमरजेंसी जो थी वो कम से कम घोषित इमरजेंसी थी। आज के समय में जो है तो ये भी इमरजेंसी आपातकाल है, लेकिन ये अघोषित है। तो आपको लगता है कि जो अभी वर्तमान में राजनीति हो रही है, इसका भविष्य में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा देश की आवाम पर? जी, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ और आपको भी एक चीज समझने की मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2017 में केंद्रीय मंत्री हैं अनंत हेगड़े, वो एक सभा में कहते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये शब्द बाद में जोड़ा गया है, संविधान में नहीं है। हम इसे हटा देंगे, पहले भी संविधान में संशोधन हुए तो हम इसको हटा देंगे और भाजपा आई ही है संविधान बदलने के लिए। ये 2017 में होता है। उसके बाद 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आता है। वो पहला एक तरीका था जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट का, अब देखिए केंद्रीय मंत्री की अगर मैं बात करूं तो ये सरकार का हिस्सा है। हम ये मान के चलते हैं कि सरकार की जो प्लानिंग है वो अगर ये कह रहे हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो ये सरकार की प्लानिंग ही आगे की कह रहे हैं और जैसा हुआ भी। उसके बाद 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, जिसपे बहुत सारा विवाद भी हुआ, आंदोलन हुए, जिसमें एक तरीके से आप कहें कि धर्मनिरपेक्षता तो नहीं रही है कि अगर उसमें निरपेक्षता मतलब शब्द यही है कि आप धर्मों के बेस बना के कोई निर्णय नहीं लेंगे, जबकि वहाँ मुस्लिमों को आप जानते हैं कि उनको लिया गया है कंसिडरेशन में। जी। 19 के बाद अगर आप देखते हैं कि आगे 2020 में क्या होता है कि जो संघ के आरएसएस के विचारक हैं राकेश सिन्हा, वो 20 मार्च को एक प्रस्ताव रखते हैं संसद में और ये कहते हैं कि वो जो सोशलिज्म शब्द है, जो समाजवाद है, वो इसको और जो धर्मनिरपेक्षता है एक तरीके से, वो इसको संविधान के प्रारूप से हटाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में एक समाजवाद शब्द आता है, तो वो इसको हटाना चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए कि अभी जुलाई में सीबीएसई के जो पाठ्यक्रम है, जब हम हमारा फ्यूचर जो होता है, अगली राजनीति कहिए या देश के हर क्षेत्रों में कहिए, उन जो भविष्य होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, कल नागरिक बनेंगे। जी, उनकी 11वीं कक्षा के पाठ से नेशनलिज्म हटा दिया गया और राष्ट्र ये जो समाजवाद है और इस तरह के 2-3 और भी सिटीजनशिप है, नागरिकता का जो पार्ट था, इस तरह से हटा दिया गया है। मतलब एक तरीके से ये जो सरकार है वो
इस देश का जो इसकी जो आत्मा मैं कहूँ संविधान है, और संविधान की आत्मा जो है वो धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, सबके लिए बराबरी की बात करना है, धर्मों के आधार पर निर्णय करना नहीं है। वो इसको सिरे से खारिज करते हैं और ओपनली इसको चैलेंज किया है। चैलेंज करने के बाद उस पर काम भी किया है और लगातार हटा रहे। तो अगर आप भविष्य की बात करें, मैं बिल्कुल कहूंगा कि हमारे देश को जो राजनीति है वो कट्टरता की तरफ ले जाना चाह रही है। तो आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष की अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों को एक मंच बनाकर आगे आकर इन चीजों को जनता तक डालना चाहिए, जनता के कानों में डालना चाहिए और बताना चाहिए कि ये खतरनाक है? बिल्कुल। देखिए, आप अगर बात करें देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है आज के समय, वो कांग्रेस है जी। और समस्या यहाँ से शुरू होती है, अन्य पार्टियां हैं, इन्होंने बीजेपी जिस तरह से चली है, मैं मोदी जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बहुत ही सिस्टमेटिकली चले हैं जी। वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर भी हैं, तो उन्होंने उनको वोट मांगने की कला आती है। और बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो उनका संगठन लेवल पे जो काम करते हैं वो बहुत मजबूती से करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, आप कांग्रेस के जब चुनाव होते हैं तो उनसे मणिशंकर अय्यर हैं या दिग्विजय सिंह जी जो हैं, ये इस तरह के भाषण देते हैं जिनकी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कभी मैच नहीं करते हैं। ये जी 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 वो हमेशा उनके लिए भारी पड़ जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी में देखेंगे तो जो लोग दंगे वाले भाषण भी देते हैं वो एक्चुअली उन्हीं की आइडियोलॉजी को, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। कभी भी बीजेपी का कोई भी व्यक्ति विचारधारा के खिलाफ जाके बात नहीं करता है। जी जी। तो ये मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे एक पार्टी अपने ही नेताओं को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, अपनी विचारधारा से जोड़ के नहीं चला पा रही है। और हम बात कर रहे हैं कि हमें सारी पार्टियों को इकट्ठा करके एक छतरी के नीचे या एक झंडे के नीचे लाना चाहिए, या कम से कम एक विचार पे तो सहमत करना चाहिए। जब ये जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज का अपोज करें और एक साथ जुट के आए। वहां पे क्या है, लोगों की राजनीतिक, अभी हम अगर राजनीतिक लालसाएं आ जाती हैं। और दूसरी चीज, अगर हम बीजेपी पे एक आरोप लगाते हैं कि वो सुनती नहीं है या उसमें एक हिटलरशाही चलती है या वो विपक्ष की नहीं सुनते या अपने नेताओं की नहीं सुनते हैं, राइट, तो हमें एक चीज भी देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस में भी ऑलमोस्ट यही हिसाब है। ओके। तो ये पार्टियां जो हैं ये अपने पर्सनल एजेंडे से जब तक बाहर नहीं निकलती हैं तब तक वो देश को बाहर कैसे निकाल सकती हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा बाकी जो पार्टियां हैं। और एक चीज और है कि क्षेत्रीय दल जितने हैं, मैं कहता हूं कि कांग्रेस आज की डेट में जो बची है, इसके ज्यादातर कांग्रेस के नेता जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो आप कांग्रेस से बीजेपी को हटाने की बात करते हैं, जबकि शीर्ष लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इन पार्टियों में ये होता है कि जिसका पलड़ा भारी होता है, एक पार्टी के नेता निकल के दूसरे में चले जाते हैं। वो अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए जो पार्टी या देश का लाभ जो है, वो देश के लाभ को त्याग देते हैं। तो इसके लिए आपको ये लगता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है मैक्सिमम 2 बार लड़े, और अगर चुनाव लड़ता है उससे लड़ा है, जिस पार्टी से लड़ा है चुनाव, वो 5 साल तक उसी पार्टी में रहे, इस टाइप का कोई कानून बनाने की जरूरत है? इस तरह का एक ऑलरेडी दल बदलू जो कानून था वो ऑलरेडी है, अभी उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जी जी। अच्छा, जहाँ पे अगर आप कानून या लॉ या इस तरह की बात करें कि किस तरह की हमें ऐसे अमेंडमेंट या चेंजेस करने चाहिए जो फ्यूचर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो मैं पहले 3 चीजें कहता हूँ। पहली चीज तो ये जो दल बदलने का और इस तरह की चीजें, आप एक चीज देखिए कि अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, इनका खर्चा यूजुअली जो है वो 24-25 करोड़ होता था, अभी फिलहाल 71 करोड़ होने वाला है कोरोना की वजह से। अभी जनता ने इन लोगों को अगर चुन के भेजा है, अगर ये रिजाइन दे देते हैं, दोबारा चुनाव होते हैं, तो जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा लग रहा है ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जी। इस नीति से भी, इस तरह से, इस दृष्टि से भी आप इस चीज को देखिए कि वो 50 करोड़ जो रुपए हैं वो क्या इनसे वसूले जाएंगे? नहीं, वो तो जनता ही भरेगी। इनके एग्जैक्टली जो जनता है अपना टैक्स दे रही है, उसने आपको चुन के भेजा था, एक पार्टी के एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे वोट दिया था, आप उसको पर्सनल एजेंडा, पर्सनल वेंडेटा के थ्रू आप उसको छोड़ देते हो और आप दल बदल लेते हो, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल अगर आप किसी पार्टी को का सिंबल से चुनाव लड़ते हैं ऑफिशियली,
और अगर आप बीच में रिजाइन देते हैं तो उनका इस तरह से होना चाहिए कि आप अगला जो भी मुख्यमंत्री या जो भी चुना जाएगा आपका वोट उसमें काउंट नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन का हालांकि इस तरह का है, इस तरह के कानून भी हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी समस्या ये है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट है और जिसके जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई जी जो हैं, उन पर थोड़े दिन पहले रेप के आरोप लगते हैं और उन आरोप लगाने वाली जो लड़की थी उसके ऊपर एक केस कर दिया जाता है। अंत में आके उस लड़की की जो सुनवाई होती है उस केस की वो रंजन गोगोई भी खुद करते हैं, जबकि ये कानून के खिलाफ है। कोई भी जज अपने ऊपर मुकदमा नहीं सुन सकता है, बस उन्होंने सुना, वो उसमें पैनलिस्ट थे। उसके बाद उस लड़की को भी क्लीन चिट दे दी गई कि इसका मतलब है कि वो लड़की के आरोप सही थे, उसकी कोई गलती नहीं थी। और उसके बाद रंजन गोगोई ने खुद को भी क्लीन चिट दे दी जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो लोग जो हैं, एक ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, आपने उसको भी सही ठहरा दिया, आरोपी को भी सही ठहरा दिया और बाद में वो छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जब ये विधायकों और चुनावों के ऊपर जब फैसले लेने की बारी आएगी तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अनबायस्ड डिसीजन आपको मिलेंगे, आपको निर्णय मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कानून है जी, भारत के कानून की दिक्कत ये है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। यहाँ पे आधा कानून का निर्णय जो है वो किताब पे चलता है, बाई लॉ बाई बुक, और आधा निर्णय जो है वो एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जज चलता है कि जज इसको तो कहते हैं कि इनसे हमारा आशय ये है, तो वो आशय के आगे बहुत कुछ उनके पास स्कोप दिया गया है। अगर आप लॉ की बात करें, फॉरेन कंट्रीज में ये कहा जाता है कि इंडिया का लॉ जो है वो वकीलों के लिए हेवन है, क्योंकि यहाँ बहुत स्कोप है प्ले करने के लिए। तो इस तरह की जो चीजें, अच्छा दो चीजें मैं और बोलूंगा। एक चीज तो ये है कि इंडिया की जो पत्रकारिता है जी, इसमें जरूर एक कड़ा कानून ये होना चाहिए जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि ये आज की डेट में मीडिया ट्रायल्स होने लगे हैं और ये चुनावों को बहुत अफेक्ट करने लगे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि वो संवाददाता, सपोज पालघर में एक घटना होती है और एक व्यक्ति अगर वहां जाता है और वो कहता है कि मैं फला फला न्यूज कंपनी मतलब चैनल से हूँ और मैं पालघर में खड़ा होकर ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ, और अगर उसकी रिपोर्ट गलत निकलती है तो कायदे में उसके ऊपर कड़ा मुकदमा होना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप पत्रकार हैं, आप स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि हमें जानकारी सूत्र से मिली है तो समझ आता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद वो जानकारी झूठी है, इसका मतलब है आपने इंटेंशनली वो जानकारी झूठी दी है। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपकी बननी चाहिए, क्योंकि आप प्रथम दृष्टया वो जानकारी दे रहे हैं। तो और इस तरह से जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं, बड़े पत्रकार हैं, दीपक चौरसिया जैसे, जिनके मैंने बीसियों ट्वीट जो है मैंने डिटेल दिए हैं कि पुलिस ने बाद में कुछ और बताया और उन्होंने ट्वीट को फॉरवर्ड कर दिया। 20,000 50,000 लोग उसको देख लेते हैं, बट दूसरे पुलिस का ट्वीट किसको पता है? लोगों को पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या थी, बट वो एक गलत मैसेज ऑलरेडी चला जाता है, इससे बहुत गलत चीजें होती हैं। तो एक ये कानून बनना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को आगे आना चाहिए? जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर जैसा आप काम करते हैं, आप भी कई सारे आर्टिकल मैंने आपके देखे हैं सोशल डोमेन पे, तो आप डालते हैं तो लोग उससे जागरूक होते हैं, लोगों को लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके से अन्य लोगों को भी आना चाहिए आगे, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इस देश की अस्मिता को बचाना चाहते हैं। जी, ये आप एक चीज समझ लीजिए कि एक समय था जब इस बारे में, जब आपको देश की कहीं भी कोई घटना होती थी तो आपको जो जानकारी मिलती थी वो टीवी पे एक आदमी आता था समाचार में, दूरदर्शन पे, और वो बताता था, सिर्फ खबर देता था, और वो खबर कभी भी इंटेंशनली गलत नहीं दी जाती थी। जो सरकारें, ऑब्वियसली नेशनल जो दूरदर्शन है वो सरकारी एक संस्था है, तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव रहता था, तो सरकार के उसमें कार्यक्रम अलग से होते थे कि जिसमें डिबेट में कोई एक्सपर्ट आता था, वो सरकार की नीतियों की तारीफ करता था, लेकिन वो कभी न्यूज में गलत जानकारी नहीं दी जाती थी। अब आज की डेट में समय ऐसा आ गया है कि जो जानकारी है उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होता है उस पर डिपेंड करता है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मान लीजिए फॉरेन करेंसी है, उसके सापेक्ष में, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में रुपए की कीमत गिर जाती है। अब इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि इससे क्या होगा कि हमारा रुपया अगर सस्ता हुआ है तो जो अमेरिका का व्यक्ति भारत से कोई चीज खरीदता है और अगर उसका डॉलर मजबूत हो गया है तो अब वो भारत से ज्यादा चीजें खरीद सकता है।
तो इस तरह से चाइना के सापेक्ष में अगर वही चीज वो चाइना और इंडिया दोनों से खरीदता है तो अब इंडिया में सस्ती मिलने लगी है उसको, तो भारत का एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाएगा। ओके। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हमारा रुपया कमजोर हुआ है, तो जब हम क्रूड ऑयल विदेश से खरीदते हैं, तो अब हमारा रुपया की वैल्यू कम हो गई है डॉलर के मुताबिक और हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो हमारे क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट का खर्चा है वो देश का बढ़ जाएगा। ओके। एक ही डिसीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। अब ये डिपेंड करता है उस बताने वाले पत्रकार पे, उस मीडिया समूह पे, चैनल पे कि वो इस खबर को प्रेजेंट कैसे करता है। जी। वो चाहे तो सरकार का फेवर करने के लिए कह दे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और चाहे तो वो कह दे कि हमारा एक्सपोर्ट जो हमारे इम्पोर्ट का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। तो दोनों तरह से तो अभी आप कह नहीं सकते हैं कि जो मीडिया में आप चीजें देख रहे हैं उन पे 100% विश्वास नहीं कर सकते आप आंख बंद करके। आपकी ये जिम्मेदारी है नागरिक के तौर पे कि आप सच्चाई को खोजें। अगर आप जानकार हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर कोई चीज पता है, अगर मैं ये मानवता वाली बात है, ये सिर्फ एक नागरिकता के तौर पे ही नहीं कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और जरूरत से ज्यादा खाना है, तो जो भूखों मर रहा है आप उसको कुछ खाने को दें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है एक इंसान होने के नाते। वैसे ही अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, आपको जानकारी है कि ये न्यूज झूठ है, ये गलत है, ये प्रोपोगेंडा है, तो आप जिस भी लेवल पे हैं, मैं कहता हूँ आप अपने घर में बोलिए, आप पड़ोस में बोल सकते हैं, पड़ोस में बोलिए, सोसाइटी में, ऑफिस में, जहाँ बोल सकते हैं बोलिए। नहीं लिखना, एक सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सच नहीं बताता है तो आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए। जी। बहुत बड़े हालांकि मैं आपको बताऊं 2014 में फेसबुक, ट्विटर और इन सबको बहुत मिसयूज किया गया है चुनावों में। लेकिन उनसे हमें भी इस चीज को सीख लेनी चाहिए कि हमें इस पे इसको पॉजिटिव वे में यूज करने की सीख ले लेनी चाहिए और हमें इस पे डेफिनेटली आना चाहिए। हर व्यक्ति की एक आवाज होती है। बड़े आंदोलन जो होते हैं ना, वो हमेशा छोटी आवाजों से ही शुरू होते हैं। जी एकदम सही है आपने। अभी कोरोना है, समस्त विश्व कोरोना से ग्रस्त है, हर देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? ऐसे 5 कदम या 10 कदम आपको लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर सरकार उठाती है या हमारे देश के उद्योगपति उठाते हैं, जिससे लोगों को, जनता को राहत मिले। देखिए, इसमें ना 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं एक लेटेस्ट जानकारी दे दूं। अभी रिसेंटली WHO का मैंने एक वीडियो आया है, वो मैंने अभी रिसेंटली देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगा। ओके। ये मैं सुन के भी शॉक्ड हूँ। ये जस्ट अभी मैंने आज ही देखा है और मैं इसकी पुष्टि करने के लिए WHO को चेक ही कर रहा था, तब तक आपका फोन आ गया। ओके। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ और हालांकि इस बारे में मैं काफी दिन से ये लिख रहा हूँ कि कोरोना के बारे में आप एक चीज ध्यान दीजिए कि एक सरकारी आंकड़ा है जो साइंस पे चल रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, राइट? क्या इसके साथ एक और आंकड़ा नहीं चलना चाहिए था कि कोरोना की बजाय कोरोना के इफेक्ट से जो लोग मर गए हैं, जिन लोगों ने फांसी लगा ली है, जो लोग जाते हुए रास्ते में मर गए, जो लोग घर जाने के समय जो मजदूर ट्रेन पटरी पे मर गए, क्या आप उनको कोरोना की वजह से मौत नहीं कहेंगे? ऑब्वियसली कहेंगे। एक आंकड़ा वो भी होना चाहिए ताकि ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो सके कि कोरोना से कितने मरे और कोरोना की वजह से कितने मरे। अब मैं आता हूँ कि इस पे क्या हो सकता है। तो पहले तो एक चीज बताऊं, मैंने इस पे एक लेख लिखा था जिसको जो एम्स की जो एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, उसने उसको ऑफिशियल पेज से शेयर किया था उसको। तो वो लेख कुछ इस तरह था कि स्टार्टिंग में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में भाषण दिया था, आप देखिए तब से लेके लगातार 2-3 भाषणों में मोदी जी हर बार आते हैं, वो ताली की, घंटी की, इस तरह की बातें हुई हैं। उस दौरान उन्होंने कभी भी एक बार ये नहीं कहा कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं अभी और हम इतने बना रहे हैं, ये स्पीड है, ये अरेंजमेंट किए हैं, हमारे पास टोटल इतने बेड्स हैं, इतने बेड्स हमने और अरेंज किए हैं, इतने बेड्स और फ्यूचर में कर लेंगे, राइट? आप मार्च में, जब फरवरी में जब ये चल रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, आज तक की एक रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन जब हुआ है, लॉकडाउन से जस्ट पहले एक हफ्ते में करीब 100 फ्लाइट्स आई। 103-105 का टोटल आंकड़ा है, तो करीब 100 मान के चलिए, 100
प्राइवेट फ्लाइट आई विदेशों से भारत में, बड़े उद्योगपति, नेताओं, पैसे वाले लोगों के बच्चों को, उन उद्योगपतियों को, उनको विदेश से लेके आई हैं। जब लॉकडाउन होता है उससे ठीक एक हफ्ते पहले में अचानक से 100 फ्लाइटें भारत में लैंड करती हैं, तो क्या आपको एक शक नहीं जाता है कि क्या इन लोगों को पहले से जानकारी थी? दूसरी चीज एक ये है कि जब ये लोग आते हैं तो जितने भी एयरपोर्ट हैं वो वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर हैं, और ज्यादातर मेजर एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यही बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। इन फ्लाइट्स को क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती? जो भी व्यक्ति विदेश से आ रहा है, करीब 1,40,000 के करीब टोटल व्यक्ति आए हैं उस दौरान, तो क्या उन लोगों को हम वहां से डायरेक्ट ले जाकर 3 दिन रख नहीं सकते थे आइसोलेशन में, जहाँ टेस्टिंग करते जो कोरोना पॉजिटिव होता उसको हम रख लेते, उसका हम इलाज करते, और जो ठीक थे उनको घर भेज दिया जाता? एकदम सही। ये एक तरीके से, मैं भारत की अगर बात करूं तो भारत की जो सरकार है, इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपके शहर में चिड़ियाघर से एक शेर छूट गया, तो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुला के उस शेर को पकड़ के उसको पिंजरे में डालने की बजाय आपने टीवी से ये अनाउंस कर दिया कि भाई शहर में शेर आया है, आप लोग अपने घर में रहें। आपने शेर को पिंजरे में डालने की बजाय पूरे शहर को अपने अपने घरों में कैद कर दिया। ये जो लोग बाहर से विदेशों से आए थे इनको डायरेक्ट क्वारंटाइन किया जा सकता था। जिस समय पे चाइना, हम भारत की सरकार इसमें टोटल विफल रही है, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जब तक कोरोना का स्प्रेड हुआ, चाइना को शायद समय नहीं मिला, ईरान को शायद समय नहीं मिला, लेकिन हमारे पास तो इन सबके एग्जाम्पल थे ना। जी। हम तो इन सबको देख के सीख सकते थे ना। जी। हमारे, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आइसोलेशन वार्ड है, जो खेल गांव का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इस तरह के हर बड़े बड़े सिटीज में क्रिकेट स्टेडियम और इस तरह के जहाँ राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं वहाँ पे खिलाड़ियों के रुकने, उनकी कोशिश के रुकने के रूम्स बने, उसको टेम्पोरेरी उसकी तरह से यूज किया जा सकता था ना, क्वारंटीन जोन, क्वारंटीन सेंटर की तरह। ऐसे बहुत से ऑप्शन तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे अभी ऑन स्पॉट। आप सोचिए कि सरकार के पास इतने कितने ज्यादा विकल्प होंगे। जी। लेकिन ये इनके पीछे सिर्फ विल पावर चाहिए थी, लेकिन जो नहीं किया गया। अभी आज की अगर मैं बात करता हूँ, आज अनाउंसमेंट होता है कि हम 1 लाख लोगों की टेस्टिंग करने के आंकड़े के पास पहुंच जाएंगे। हमारे मंत्री जी का बयान था 2-3 दिन पहले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस समय WHO ने ये सर्कुलर दिया था, जानकारी दी थी कि बहुत जल्दी PPE किट्स और मास्क और इन सब की, सैनिटाइजर, इन सब की कमी होने वाली है, भारत की सरकार ने यहाँ पे जो DGFT होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो विदेश व्यापार देखते हैं, उन्होंने वेंटिलेटर्स और मास्क और सैनिटाइजर और प्लस इनको बनाने वाली सारी चीजों का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। ये आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, ये ऑन रिकॉर्ड्स है। इनके आप चाहेंगे तो मैं आपको ओरिजिनल सर्कुलर की डिटेल भी दे दूंगा। इनको बैन कर दिया था कि आप विदेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार ने, ये DGFT जो अधिकारी होते हैं उन्होंने बैन किया, उसके बाद मंत्रालय ने इसको खोल दिया। अभी जर्मनी में और बाकी जो कंट्रीज थी वहां पे कोरोना का स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका था और उनको इसकी जरूरत थी, तो उन्होंने खरीदा है। जो 3 प्लाई मास्क बनाने का भारत में 350 रुपए किलो का जो रॉ मटेरियल था, वो करीब 2,500, 3,000, 3,500 रुपए किलो पहुंच गया। उसके बाद भारत ने जाके इसको बंद किया है। अब भारत के पास आप ध्यान दीजिए, जब भारत में स्टार्टिंग में कोरोना फैला था तो लोगों, आपको जो सैनिटाइजर और ये चीजें मिल नहीं रही थी, वो बहुत बाद मार्केट में अवेलेबल हुई है। राइट। इसका कारण ये था कि आपका जो रॉ मटेरियल है आपने एक्सपोर्ट होने दिया। और ये कोई धोखा नहीं था, ये कोई गलती से नहीं हुआ है। WHO की गाइडलाइन ऑलरेडी आ चुकी थी कि शॉर्टेज होगी। उसके बाद हमारे जो अधिकारी हैं, जो DGFT के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने बैन किया था, आपने बैन खोल दिया था कि वो एक्सपोर्ट कर सके। इस कमी को एक्चुअली में मार्केट में पुश किया गया। अब इसके पीछे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें कायदे में करना ये चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए कि हम अर्थव्यवस्था को बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं इस तरह रोक के। अब हम उस फेज में, उस जोन में आ चुके हैं कि जहाँ कैंसर फैल चुका है। अब प्रिवेंशन तो नहीं बचा है, अब आपको सिर्फ क्योर ही करना है। जी। और क्योर करने के लिए भी एक चीज आप समझ लीजिए कि WHO जिस तरह से रोज नए दे रहा है कि पहले बताया कि हवा से फैलेगा, फिर बाद में आया हवा से नहीं फैलेगा। राइट, इस तरह की जो चीजें हवाएं भी आ रही हैं, आप सिर्फ एक तरीका है, आप टेस्टिंग बढ़ाइए।
कोरिया का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोरिया ऐसा देश है जिसने कभी लॉकडाउन नहीं किया। जी जी जी। उसका कारण ये था कि जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होती है वो टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे टेस्टिंग बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, खड़ी करते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी आता है, आपके पास आके सैंपल लेता है, आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है। आप चले जाइए, फोन नंबर और डिटेल आपका लिख लिया है उन्होंने, आपके जाने के बाद रिपोर्ट अगले मॉर्निंग में भेज देंगे। अगर पॉजिटिव हुई तो खुद चले आना, क्वारंटाइन कर लिया जाएगा, अगर नहीं है नेगेटिव तो घर रहिए। लेकिन हमने इसको ये किया, हमारे देश में क्या हुआ, जब कोरोना आया तो सबसे पहले हमने बिहारियों पे डाला, मुसलमानों पे डाला, हमने पहले उसका एजेंडा बनाया। हमने इसको भी पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश की, फ्यूचर में आने वाले चुनावों में इसका फायदा लेने के लिए अभी भी जमीन तैयार करना शुरू किया। बाद में एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है कि दिल्ली मार्केट में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे उन्होंने रोका था। बाद में एक और क्लिप, उस क्लिप को ही देख के समझ में आता है, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसकी कोई वैल्यू है। तो आप एक चीज समझिए कि जब पुलिस इंस्पेक्टर रिकॉर्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने उतनी क्लिप भेजी होगी जिसमें उसका पक्ष मजबूत रहे। राइट। बाद में एक और क्लिप आती है तो पता चलता है कि उन्होंने इजाजत मांगी थी लोगों को भेजने के लिए, जो मिली नहीं थी। तो इस तरह की चीजों को बहुत बुना गया इनसे। कोरोना में भी जो हालत है फिलहाल, इसको हम ऐसा नहीं हमारी लापरवाही से कहूँ, या हो सकता है कुछ लोगों की जानबूझ के हुई है। अभी मुझे एक कंस्पिरेसी थ्योरी आप इसको कह सकते हैं, 100% तो प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ पॉइंट जरूर आपको बता दूं। कोविड का, कोरोना का एक पहलू ये भी है कि बिल गेट्स की जो संस्था है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और जो पहले भी इन सब में लिप्त रही है, उसने 2015 के करीब कोविड का वैक्सीन का पेटेंट लिया था। हालांकि वो कोविड-19 नहीं है, बट कोविड फैमिली की ही वैक्सीन का पेटेंट लिया था। वो अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। इसी कोरोना काल में रिलायंस में ये बिल गेट्स इन्वेस्टमेंट करता है। जो वैक्सीन पे काम कर रही है उसी संस्था में मार्क ज़करबर्ग इन्वेस्ट करता है। मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स दोनों मिलकर रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं इसी कोरोना में। यहाँ पे एक बेल रिंग होती है, आप ध्यान दीजिए। पूरी दुनिया में बिजनेस, मैं खुद बिजनेस फील्ड में हूँ, पूरी दुनिया में बिजनेस का ऑर्डर चेंज हो रहा है। लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट की जो लेबर लॉ है वो चेंज हो रहे हैं। आप इंडिया का देख लीजिए, लेबर लॉ सरेंडर कर दिए गए हैं। जो अरेबियन कंट्रीज हैं वो वहां से, अभी इंडिया की मैं बात करूं तो जो कुवैत है उसने कह दिया है कि वो करीब 70 to 90% जो 3% करीब कट करने वाले हैं। जो बाहर के लोग आ गए हैं उनको, उनका पॉपुलेशन कम करने वाले हैं। जी राइट जी। तो ये पूरी दुनिया में जो बिजनेस करने का ऑर्डर है और जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। लोगों के इन्वेस्टमेंट है वो श्योर सिक्योर नहीं रहे हैं। आप देखिए कि ऐसे में बिल गेट्स और ज़करबर्ग दोनों ही रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं। सिल्वर लेक रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या इन इन्वेस्टर्स को पहले से ही इतना भरोसा है रिलायंस पे और भारत की सरकार पे कि यहाँ पे बिजनेस ऑर्डर या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होंगे? उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, आप 4-5 दिन पहले का अभी एक न्यूज है, आप चेक कीजिएगा। नीता अंबानी ने स्टेटमेंट दिया है कि कोरोना की वैक्सीन को वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि जो मॉडर्निका है, जो यूएस की कंपनी, जो जिसने अभी ह्यूमन ट्रायल शुरू किए हैं, अभी तक ह्यूमन ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुए, उनके अभी तक एनालिसिस नहीं आए हैं वैक्सीन के। यूजुअली वैक्सीन बनाने में 4 साल लगते हैं, रेयर टाइम में 1-2 साल में ही बन जाती है। तो उनका अभी, मैं उनकी भी अगर थ्योरी लेके चलूं, सबसे कम टाइम में बनाएंगे, फिर भी अभी साल भर तो है करीब। इंडिया की तो बात ही बहुत पीछे है। अभी हम वैक्सीन के पास पड़ोस भी नहीं पहुंचे हैं। और ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, इनके पास पेटेंट पहले से था। उसके बाद ये कंपनियां रिलायंस में इन्वेस्ट करती हैं और रिलायंस कहता है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे। मतलब वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी से आपको बता रहे हैं कि हम करेंगे ऐसा, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैक्सीन बना नहीं है लेकिन वो हिंट दे रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इन फ्यूचर वैक्सीन आती है तो रिलायंस ही देश के हर जनता तक वो पहुंचाएगा, या रिलायंस ने पहले ही अपना वो सेट कर लिया है कि अगर वैक्सीन आती है तो हम इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरे देश में अपने पास ले लेंगे जिससे हम लोगों को पहुंचाए? इस टाइप का कुछ प्लानिंग कर रहा है रिलायंस, आपके कहने का मतलब ये है? जी, मैं इस बात को मैं 100% तथ्य तो नहीं कह सकता, बट मैं आशंका जरूर इसकी बता सकता हूँ, क्योंकि कानूनी रूप से तथ्य
इसको नहीं कह सकता, लेकिन मैं आशंका इस चीज की जरूर, बल्कि मैं दावा करता हूँ इस चीज का, और आप साक्षी रहेंगे कि जब वैक्सीन आती है तो रिलायंस उसका डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, और वो भारत में डिस्ट्रीब्यूशन का काम रिलायंस देखेगा। क्योंकि आप कुछ दिन पहले ध्यान दीजिए, रिलायंस ने एक वेंचर भी लॉन्च किया है, और रिलायंस फिलहाल जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये तीनों फिलहाल रिलायंस के जियो और इनके साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। प्लस रिलायंस ने ऑलरेडी रिटेल में अपना वेंचर लॉन्च कर दिया है। जी। तो रिलायंस ऑलरेडी अपना रिटेल वेंचर इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहा है। दैट मीन्स कि उसके पास एक ऑलरेडी पूरे कोरोना में देश की सप्लाई चेन ध्वस्त हो चुकी है। लोगों के पास सप्लाई चेन है ही नहीं, क्योंकि अभी इतने टाइम कोरोना में सब लॉकडाउन रहा है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, मैं खुद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वर्किंग रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस पे हूँ, ये मेरा मेजर है। मैं खुद एक एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का। मैं आपको बता सकता हूँ कि देश की आज की डेट में आप कुरियर भेज के देख लीजिए, पहले के और आज के टाइम में आपको फर्क से पता चल जाएगा। बड़ी बेसिक सी चीज है। तो सप्लाई चेन जहाँ पे इतनी ध्वस्त हो चुकी है, वहां पे रिलायंस सप्लाई चेन में घुसता है। कल अगर वैक्सीन आती है, रिलायंस जो पहले से प्रिपेयर्ड होगा, और आपको एक्सक्यूज ये दिया जाएगा कि सबसे कम टाइम में पहुंचाने के लिए रिलायंस ही तैयार था। और तो तैयार थी नहीं, हमने इनको इसलिए दिया है। जिस तरह से जब 4G या 5G की बात होती है, तो आपने BSNL को 4G का स्पेक्ट्रम ही नहीं दिया है। तो जब वेंचर आता है और तो नया टेंडर आता है, तो BSNL तो उसमें भर ही नहीं सकता है ना टेंडर। उसके पास तो 4G का स्पेक्ट्रम ही नहीं है। और आप कानूनी रूप से कह सकते हैं कि हमने रिलायंस को इसलिए दिया क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि बाकियों को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने नहीं दिया। इस तरह से कंडीशन आपने खड़ी की। जी। और दूसरा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक और सवाल है मेरा, जो सरकारी संस्थानों का प्राइवेटीकरण या निजीकरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस बातचीत के शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो स्टार्टिंग समय था जब देश आजाद हुआ था, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ थे। एक साथ शुरू हुए थे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो धीरे धीरे कम होता गया और प्राइवेट बढ़ता गया। उसका कारण ये था कि गवर्नमेंट में लोग जाके सिक्योरिटी की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा काम उनका करने का जो तरीका है वो सिक्योरिटी वाला हो जाता है। राइट। ये बात सच्चाई है। लेकिन तो ऐसे इन चीजों के लिए एक उदाहरण ये है कि सपोज मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? उनको घर से निकाल देंगे या फिर उनका इलाज कराएंगे? इलाज करवाएंगे। ऑब्वियसली आप इलाज कराएंगे। तो अगर आप PSU की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि PSU में ये प्रॉब्लम है, तो आप उस PSU को बेच नहीं देंगे। आप उस PSU को जिसकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है, आप उनको इरेडिकेट कीजिए, उनको फिक्स कीजिए। अच्छा, ये तो बात हुई प्रॉब्लमेटिक PSUs की। अब कुछ ऐसे PSUs हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है। पेट्रोलियम क्षेत्र के जितने भी PSU हैं वो सारे प्रॉफिट मेकिंग है। BPCL, IOCL, आप इनकी बैलेंस शीट उठा के देखिए, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में प्रॉफिट दे रहे हैं नेट। जी। आप अगर इनको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अगर आप इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट के एसेट्स हैं। पेट्रोलियम हुआ, ऊर्जा क्षेत्र हुआ, संवर्धन हुआ, ये ऐसे क्षेत्र थे, जो डिफेंस हुआ, ये ऐसे क्षेत्र थे जिसमें प्राइवेट को जाना अलाउड नहीं था। जी। हमारे संविधान और हमारा जब जो देश आजाद होने के बाद जिस तरह से इनका एलोकेशन किया गया था, उसके पीछे एक कारण ये था कि जिन चीजों से आम जनता का सीधा हित या जिंदगी जुड़ी है, उन चीजों को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है अगर वो रेट बढ़ा देंगे तो आम व्यक्ति का जनजीवन अफेक्ट हो जाएगा। जैसे आप ध्यान देंगे कि नमक जो है, नमक पे ड्यूटी और टैक्सेस नहीं लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को खाने में नमक चाहिए, इसलिए उस पे टैक्सेस से उसको बाहर रखा गया है। अगर मैं 12-13 की बात करता हूँ तो पेट्रोलियम पे सब्सिडी दी जाती थी। रिलायंस ने एक जमाने में, मैं जैसे पेट्रोलियम सेक्टर का ले लेता हूँ, अभी रिसेंटली वो उसकी भी सेल की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। जी। तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि 2000 जिसकी UPA सरकार की बात कर लेता हूँ मैं। उस दौरान भी रिलायंस ने पहले एक अपनी जामनगर रिफाइनरी लगाई और उस रिफाइनरी के साथ अपने पेट्रोल पंप्स खोले।
और उन पेट्रोल पंप के साथ साथ उन्होंने जो बनाना चालू किया रिलायंस को, एक्चुअली में वो रिफाइनरी चलानी थी। उनका उस रिफाइनरी का ये था कि हम जहां तक IOCL, BPCL, HPCL ये जो कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और है ना इंडियन ऑयल, ये सारी जहाँ तक ये सुदूर जगहों तक जहाँ पे पेट्रोल मतलब डीजल पेट्रोल नहीं पहुंचा पा रही है, वहाँ हम अपने पेट्रोल पंप से पहुंचाएंगे। इसलिए देश में 18 सरकारी रिफाइनरी हैं, 2 जॉइंट वेंचर थे और एक इकलौती जहाँ पूरे भारत में प्राइवेट रिफाइनरी थी। और ये जब एस्टेब्लिश होती है तो ये अपने पेट्रोल पंप खोलते हैं। उसमें इन्होंने पैसा आम व्यक्तियों का लगवाया कि भाई आप पैसा दीजिए, सिक्योरिटी मनी दीजिए, हम मशीनरी आपके यहाँ लगाएंगे, जमीन भी आपकी है। तो रिलायंस का एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट नहीं था, ज्यादातर जो पेट्रोल पंप थे वो लोगों के पैसे पे लगे थे। उसके बाद रिलायंस प्रेस करना शुरू कर देती है गवर्नमेंट को कि आप पेट्रोल डीजल को सस्ता रखने के लिए सब्सिडी देते हैं, इसकी वजह से हम मार्केट में अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख के जिस रेट पे बेच रहे हैं वो आपके IOCL के पेट्रोल से और डीजल से करीब 2.5 रुपए महंगा है। उसके बाद भी 5.5 रुपए का हमें लॉस हो रहा है पर लीटर। वो कहते हैं कि इनका रेट बढ़ाइए। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर गवर्नमेंट रेट बढ़ा देगी तो उसका खर्चा किसकी जेब पे पड़ेगा? जनता की जेब पे पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया तो रिलायंस ने कहा हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे जी। और आप ध्यान दीजिए 2011 में 1400 पेट्रोल पंप रिलायंस ने एक साथ बंद किए थे। लेकिन रिलायंस उससे कंगाल नहीं हुआ, बैंकरप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पैसा भी रिलायंस का नहीं था। जो मशीनरी लगी थी उसका पैसा रिलायंस ऑलरेडी ले चुका था। रिलायंस फिर भी प्रॉफिट में था। आपको मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि भारत का जितना पेट्रोलियम है, क्या लगता है आपको इसमें से कितना भारत बनाता होगा, मतलब भारत में निकलता होगा और कितना विदेशों से मंगाता होगा? अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो वाइल्ड गेस लीजिए। 80% शायद मुझे विदेश से मंगाता है और 20% भारत निकालता होगा। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि भारत करीब 150 देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये डीजल पेट्रोल बेचता है, तो आपको सुन के कैसा लगेगा? ये जैसे कि बाहर से मंगा के भारत उसके बाद वो देता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। भारत के पास जो निकलता है वो तो ठीक है, उसके अलावा जो भारतीय रिफाइनरीज हैं, हम विदेश से पेट्रोलियम मंगाते हैं, उनको रिफाइन करते हैं और विदेशों में बेच देते हैं। जामनगर रिफाइनरी जो है वो EOU बना के लगाएगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और रिलायंस की जो पैसे और अंबानी जी के जो अपूर्व संपत्ति का जो मूल जो स्रोत है वो एक्चुअली वही है। और जब वो रिफाइन करके विदेशों को बेचते रहे हैं, पैसा कमाते रहे हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद उस समय लकीली जो 130, 120, 125 रुपए डॉलर पर बैरल चल रहा था क्रूड ऑयल, वो सडनली 30-40 रुपए तक चला जाता है। और वहां पे जब अगर आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है तो आपके रेट भी कम होने चाहिए थे। जी ऑब्वियसली बात है। जिस मांग को सिर्फ रिलायंस करता रहा है कि डीजल को डीरेगुलेट कर दीजिए, क्योंकि पेट्रोल पहले से डीरेगुलेटेड थी, डीजल को डीरेगुलेट करने की बात हो रही थी, इसको कांग्रेस ने इनिशिएट किया था, लेकिन बीजेपी ने आते ही सबसे पहले डीजल को डीरेगुलेट कर दिया था। डीरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो आपके पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, अगर कच्चा तेल सस्ता होगा तो ये भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरी हैं तो भारत सरकार ने उनकी कीमतों को कम नहीं किया है। नहीं किया है। इसका फायदा ये हुआ कि रिलायंस के जो बंद पेट्रोल पंप थे 1400 वो आज खुल गए हैं और वो मुनाफे में चल रहे हैं। और आज जब इन IOCL, BPCL का बेचने की बात करते हो तो ये कंपनियां पिछली गवर्नमेंट में जहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रही थी, वहाँ पे आज ये कंपनियां इनको खरीद रही हैं। और इसमें अल्टीमेटली जो लॉस होने वाला है वो जनता का होने वाला है। ये वो एसेट्स हैं पुरानी गवर्नमेंट में। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, BPCL, IOCL की आप बात कर रहे हैं, जितने भी PSUs बने हैं इन सबको बनाने के पीछे एक कारण है। जब भारत का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में उस समय भारत की खुद की ये जो PSUs नहीं थी कंपनियां, तो इन जो बाहर कंपनियां थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम और इस तरह की शायद दूसरी कंपनियां थी, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन कंपनियों ने भारत में रेट
ऊंचे कर दिए थे और उन्होंने जमाखोरी करना शुरू कर दिया था ताकि वो ज्यादा पैसा है रखें देश से। और भारत की हालत ये हो गई थी कि लोगों को डीजल पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया था। जो सारा जितना ट्रांसपोर्ट होता है, जरूरत के सामान सब तक पहुंचे जाते हैं, उनके रेट बढ़ा दिए थे क्योंकि ये उस युद्ध वाले समय में ना जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया था डीजल का और पेट्रोलियम का, तो उस सिचुएशन का फायदा उठा रही थी ये कंपनियां देश को ब्लैकमेल करने के लिए। इस वजह से भारत सरकार ने उस युद्ध के जस्ट बाद PSUs बनाए थे तेल के क्षेत्र में। तो भारत में इन चीजों की वैल्यू है। इनके बिना कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है और उनसे सीख लेके भारत ने ये PSU खड़े किए हैं। आज अगर आप इनको बेच देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, इन टच वो भगवान न करे, बट अगर चाइना से सपोज युद्ध हो जाता है, अगर ये कंपनियां ब्लैकमेल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं क्योंकि आपने उनको ऑप्शन दिया है। पीछे भी हो चुका है। आप इसकी आशंका मतलब बताने की बजाय आप सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं ना तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर मैं एयर इंडिया की अगर बात आज हो रही है ना, तो इस इतिहास में जाइए, ये टाटा की एयरलाइंस थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत की भी अपनी एक एयरलाइन होनी चाहिए, इस वजह से एयर इंडिया को नेशनलाइज कर लिया। टाटा ने वो भारत सरकार को दे दी थी। एक प्राइवेट फर्म से लेके जिस एयरलाइन को सरकारी बनाया गया, आज आप उसको उठा के वापस ले रहे हैं। अभी ये एयर इंडिया और इन PSUs की वैल्यू, एक ने युद्ध में तब मदद की है जब इराक ईरान वॉर हुआ था, तो उस वॉर से भी जो जितने भी भारतीय आए थे वो यही एयर इंडिया लेके आया था। अभी कोविड में जितने भी आप एयर ऑपरेशन हो रहे हैं, सारे सिटीजन्स को कौन लेके आ रहा है? यही एयर इंडिया लेके आ रहा है। कल को अगर ये प्राइवेट हो जाती है तो गवर्नमेंट का ये होल्ड नहीं है कि आप उसके प्राइवेट कर्मचारियों को जबरदस्ती कहीं पे आप भेज दो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। वो उनकी अपनी मर्जी होगी, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ जी। अगला एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरा 2 सवाल रहेंगे, इसके बाद एक और लास्ट रहेगा। भारत के जो पड़ोसी देश है, वर्तमान में भारत, आपको लगता नहीं कि कुछ पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते पहले के मुकाबले कमजोर हुए हैं? ये एक्चुअली जियो पॉलिटिकल सवाल है आपका, भौगोलिक राजनीति का। उसमें आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपकी इसको कूटनीति अगर मैं कहूँ तो आपकी कूटनीति ना एक दिन में बनती है ना एक दिन में बिगड़ती है। राइट। आपको कूटनीति के लिए आपके देश जो सरकारें हैं वो सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं और देश के अंदर हम उसको भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार या घटक दलों की सरकार कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका की नजर से देखते हैं तो वो भारत की सरकार है। राइट। आप उसको आपका स्टैंड, अगर कांग्रेस का स्टैंड बीजेपी के लिए क्या है वो कुछ भी हो सकता है आपस में, लेकिन भारत का स्टैंड या भारत की सरकार का स्टैंड श्रीलंका के लिए क्या है, नेपाल के लिए क्या है, वो चेंज नहीं हो सकता है, भले ही अंदर कितनी भी पार्टियां चेंज हो जाएं। जी। इन मामलों में जब मोदी जी आए, हालांकि ये थोड़ा सा पीछे मनमोहन के समय से भी थोड़ा सा शुरू हो गया था। रशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत शुरू से प्रगाढ़ थे। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। रशिया में जो मेरा नाम जोकर फिल्म है ना, तो इंडिया से ज्यादा रशिया में चली थी। ओके। अफगान वॉर जो हुआ था, अफगान वॉर में रशिया का जो वॉर हुआ था उसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा था। और जब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ है तो उस बांग्लादेश के युद्ध में इंडिया को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इनफैक्ट यूएस और ब्रिटेन ने भी इंडिया को धमकी तक दे दी थी। इनफैक्ट इसके पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका उतरने वाला था और उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। उस समय पे रशिया ने हमें सपोर्ट किया है। जी। अगर हमारे जहाजों और इन सब की बात करोगे तो चाहे MiG-31 हो चाहे AK-47 हो, हमारे MiG और 47 चाहे वो गन्स हो चाहे वो प्लेन्स हो, फाइटर प्लेन्स, ये सारे रशिया से आए हैं। जी। लेकिन इसको मनमोहन के समय में क्या हुआ है कि मनमोहन ने रशिया से दोस्ती रखते हुए अमेरिका से भी हेल्प ली है। उसका कारण ये था कि जो हमें प्रोलिफरेशन वगैरह चाहिए था, यूरेनियम के जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे, उनमें अमेरिका की बहुत जरूरी थी भूमिका। तो उन्होंने अमेरिका से उतना ही दोस्ती जारी रखा कि जिससे रशिया से संबंध खराब ना हो। क्योंकि हमारा जो केरला में तुतीकोरिन है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वहाँ पे जो संयंत्र लगा हुआ है एटॉमिक एनर्जी का, वो रशियन टेक्नोलॉजी है।
ओके ओके। और वो संयंत्र, एटॉमिक संयंत्र जो है बिजली बनाने का, वो रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी दी है। अमेरिका शुरू से उसमें घुसना चाहता है, बट इंडिया ने कभी भी उस चीज के लिए इंडिया अलाउ नहीं किया। तो भी इंडिया में यूरेनियम नहीं है, लेकिन हमारे समुद्र तटों पे थोरियम का इतना बड़ा भंडार है कि पूरे एशिया को 150 सालों तक बिजली दे सकता है। जी 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 जी। तो अब इन सब चीजों में हुआ ये कि हमने एक तो अपनी धुरी बदली, दो महाशक्तियों के बीच में हम रशिया से थोड़ी अमेरिका की तरफ गए, लेकिन मोदी जी ने जो है उसको एक तरफ से बिल्कुल बदल दिया। हम जो रशिया की बजाय उन्होंने जितना अमेरिका से मतलब करीबियां बढ़ाई हैं, बट उनका कोई हमें फायदा नहीं मिला। बट इसके साथ साथ क्या था कि जो बांग्लादेश हमारा दोस्त था, बांग्लादेश वो देश है, आप ध्यान दीजिए कि जिसको हमारी सरकार ने, इंदिरा जी की सरकार ने अपनी सेना भेज के आजाद करवाया है पाकिस्तान से। जी जी जी। वो देश शुरू से हमारा देश था। जी जी। नेपाल जो है, नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है जी। मतलब उनके पास अपना कोई सी पोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। तो उनके पास वहाँ पे जो डीजल पेट्रोल की भी जरूरत होती है, ध्यान दीजिए, वो हमारी IOCL सप्लाई करती है। जी 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 जी। उनके पास खुद का कोई पोर्ट नहीं, तो वो बहुत चीजों में नेपाल भारत पे निर्भर है। जी जी जी। और इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान में, नेपाल, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करता रहा है। जी 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 जी। वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाता रहा है। और इसके फायदे ये थे, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के दो फायदे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हमारी पाकिस्तान से टसल चलता है तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाली बात थी। जी जी जी। दूसरा, वहाँ पे जो बलूच एरिया है, एक तरीके से अगर अफगानिस्तान मजबूत रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट में रहेगा, वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखेगा। जी जी जी। तो एक चीज वो भी थी। प्लस नेपाल से इसलिए क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादातर हिंदू है और नेपाल पूरा हिंदू देश था। जी जी जी। एक तरीके से वो भी हमारी चीजें वहाँ पे मैच करती हैं। और प्लस संस्कृति भी पुरानी मिलती है। प्लस इन देशों से हमारे जो देश जो रिश्ते थे, आप आखिरी बार आपने कभी नेपाल से हमारा झगड़ा सुना था? नहीं नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं था, कभी कभी नहीं सुना था। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं, जो चाइना के साथ आज रिश्ते खराब हुए हैं, 1916 की अगर मैं बात, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स तब आई थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो नेहरू जी की 100% एक गलती थी, जिसको मतलब कभी माफ नहीं किया जाएगा और वो इतिहास में दर्ज रहेगी। लेकिन वो एक इंसान के तौर पे थी, उन्होंने सोचा कि चाइना उनको हेल्प करेगा। जब सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो की बात हुई थी, तो उनको लगा कि चाइना सपोर्ट करेगा, बट उन्होंने चाइना को वोट दिया, बट चाइना ने उनको वोट नहीं दिया। वो एक चीज हुई और वो युद्ध हुआ। लेकिन उसके बाद आप ध्यान दीजिए, जब अटल जी जाते हैं विदेश मंत्री बन के, तो अटल जी वहाँ पे शांति समझौते की बात करते हैं, जो 1993 में बात की जाती है कि जो चाइना के साथ अभी टोटल जो 4-5 समझौते हुए हैं, जो मेजर समझौता हुआ है 67 के वॉर के बाद, जो इंडिया चाइना का हुआ था, 17 साल बाद अटल जी जाते हैं। ये पहली सबसे बड़े लेवल की राजनीतिक वार्ता या मीटिंग की कोई यहाँ से दौरा था जी। और वो वहाँ का जो नेता था डेंग, उससे मिलते हैं और उससे इस तरह की बात करते हैं कि बिना झगड़े के, बिना आर्म्स के यूज के LAC पे हम उसको वार्ता से सुलझाने की बात करते हैं। उसके बाद वही वो चीज थी। उसके बाद अटल जी के टाइम पे ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो पोस्ट है, जिसपे अभी अजीत डोभाल है, ये पोस्ट ही प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाई है। पहले ये डेजिग्नेशन नहीं होता था। जी 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 जी। इसको अटल जी ने बनाया है। शायद ब्रजेश मिश्रा मेरे ख्याल से पहले NSA थे, उनको बनाया गया और उसकी तरफ से भी एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था। और जब बाद में अटल जी प्रधानमंत्री भी बने हैं, उसके बाद उनको वो दिया गया है। उसके बाद भी वार्ता हुई है और NSA को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई थी इस बात की कि वो दोनों जगह से इस मामले में जो डील हुई है, वो दोनों के नक्शे बनाएं और नक्शे बना के एक दूसरे से शेयर करें, ताकि स्थिति क्लियर रहे कि मतलब LAC कहाँ तक आपकी है और कहाँ तक हमारी है। तो हालांकि वो चीज अलग है कि चाइना ने कभी वो दिए नहीं, नक्शे दिए नहीं, वो हमेशा थोड़ा उन्होंने मार्जिन रखा फ्यूचर में अग्रेशन करने के लिए। लेकिन उन चीजों को कम से कम इस लेवल पे सॉर्ट आउट जरूर कर लिया था कि झगड़ा नहीं था वहाँ पे। जी, वो हमारी तरफ से भी गुजर जाते थे, हम उसकी तरफ से भी गुजर जाते थे। बीच का जो बफर जोन है दोनों की बॉर्डर की अपनी सीमाओं के आगे का जो बफर जोन है, तो वहां से आना जाना हो जाता था पहले भी, बट पहले कभी भी फायर नहीं हुआ, कोई मरा नहीं है, हताहत नहीं हुए हैं ज्यादातर लोग। तो टक्कर चढ़प कभी हो गई तो हो गई। अब इस चीज में मोदी जी के
समय आने के बाद ये सारी चीजें बदल गई है। जी जी। उन्होंने जो सबसे क्लोज अलाई होने चाहिए थे, उन पे ध्यान ना देके मोदी जी ने ज्यादातर अपनी ब्रांड इमेज के लिए जो चीजें सूटेबल थी वो की है। ओके। आप जी, मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा, सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है आज की दुनिया में? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि ये इस बारे में भारत में स्टार्टिंग में कुछ इसका खराब इफेक्ट पड़ा था, लेकिन आज बहुत एक तरीके से मैं कहूँ तो ये एक हथियार है। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप इसको डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करने के लिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, आप अपनी बात रखने के लिए। सबसे ज्यादा मैं थैंक यू बोलता हूँ जो पोर्टल्स हैं, जो नए यूट्यूब चैनल्स हैं, जो वो संस्थान हैं मीडिया के जो बहुत बड़े नहीं हैं। मैं हर व्यक्ति से अपील करता हूँ कि आप बड़े संस्थानों की बजाय इन पोर्टल्स को, इन मीडिया में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो बहुत बड़े नामचीन लोग नहीं है, आप इनको फॉलो कीजिए, आप इनको पढ़िए, इनकी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जो बड़े चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड हैं। जी न्यूज के जो ओनर है सुभाष चंद्रा, वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आप जो नेटवर्क 18 देखते हैं, जो वाइकॉम 18 है, उसमें रिलायंस की अभी से नहीं 2012 से डील है, पैसा लगा हुआ है 2300 करोड़ का। तो और प्रेफरेंशियल एक्सेस है, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको अनबाइस्ड खबर मिलेगी। लेकिन ये जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये कुछ नेम के लिए कर रहे हैं, इनको अगर अपना थोड़ा सा नाम बनाना है तो इस वजह से ये एक हर ऐसा छोटा चैनल या हर छोटा सा पोर्टल या जो इस तरह के काम कर रहे हैं मीडिया कर्मी, इनको एक उस ब्रेक की, उस न्यूज की, उस खबर की तलाश है जो इनका बड़ा नाम कर सके। इस वजह से ये सच लिख रहे हैं, ये तलवार की धार पे चल रहे हैं ये लोग, तो इनको आप फॉलो करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर कोई अनुभव आपके जीवन का ऐसा रहा हो जिससे आप समाज को एक सीख दे सकते हैं। मैं अभी तो सबसे पहले तो एक बात जरूर कहूंगा सोशल मीडिया के बारे में, जो आपने पूछा था, मैं कहूंगा ये उसका आधा भाग रह गया। ओके, बोलिए बोलिए, पूरा करिए। भारत में क्रांतियां हुई हैं बहुत सारी जी। जैसे कि एक बार हरित क्रांति हुई है इंदिरा जी के समय में जी। तो बाहर से बीज मंगवाए गए, तब भारत के पास क्या है खाद्यान्न नहीं थे जी। तो बाहर से बीज मंगवाए गए थे और किसानों को दिए गए थे। तो उस जब क्रांति होती है, जब नई चीज आती है, तो ये भी बताया गया था ये आप बीज तो डाल रहे हैं लेकिन कितने डालने हैं, ज्यादा डाल दोगे तो खराब हो जाएगा, तो पैदावार नहीं होगी। उसके बाद एक दुग्ध जो व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, दूध का रिवॉल्यूशन हुआ है, वो हुआ तो वो बताया गया। फिर एक खाद का रिवॉल्यूशन हुआ है कि कृषि में जब खाद आए हैं बाहर से और पेस्टिसाइड्स आए हैं तो बताया गया कि भाई ये खाद डालने से पैदावार बढ़ती है, लेकिन अगर आप ज्यादा यूरिया डाल देंगे तो ये पैदावार मर भी जाएगी, जल भी जाएगी। तो उन जो चीजें हैं हर क्रांति के साथ उसको जिम्मेदारी से यूज करना भी बताया गया है। जी। लेकिन रिसेंटली भारत में डेटा क्रांति हुई है जियो आने के बाद। जी। हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और हर व्यक्ति आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है। लेकिन ये जियो की ये जो डेटा क्रांति हुई है, डेटा सस्ता हो गया है, यहाँ पे सरकार ने किसी ने आम नागरिक को ये नहीं बताया है कि इसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हर व्यक्ति आज एक यूट्यूब चैनल बना के कुछ बात कह सकता है और दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपको किस लेवल तक बोलना है। और उसको ये नहीं बताया गया कि आप जो सुन रहे हैं इसमें से सही गलत कैसे डिसाइड करना है। एकदम सही कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात आपने ये जागरूकता वाली बात कही है। लोगों को समझना चाहिए और सरकार को भी इस टाइप की कोई गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि आपको सोशल डोमेन में किस तरीके से बातें रखनी है और क्या आपको रखनी है, किस तरीके से बात है जिससे कोई दंगा न भड़के और जिससे पब्लिक को किसी को नुकसान ना हो, किसी को हानि ना हो, किसी जाति से आप गलत चीजें नहीं कह सकते हो, व्यक्तिगत रूप से किसी को अटैक नहीं कर सकते। जो आप बात कर रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, मैं इसमें एग्री हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में एक अनुभव ऐसा रहा होगा जिससे पूरे समाज को कुछ सीख मिलती हो, अगर हो तो आप जरूर शेयर करें।
अनुभव बहुत सारे हुए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ता था और ये बात है 2011 से 13 की। और मैं अपने अपने जिस कोर में था इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें अच्छा स्टूडेंट था। तो मेरे एक शिक्षक हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और वो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो अलग अलग देशों में इंडिया की तरफ से रहे हैं और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था, वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक था। और उस समय ये मोदी जी का उदय हो रहा था। सभी उनके बारे में अच्छा सोचते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ एक दो अच्छे काम किए हैं जो बाकी लोग उनकी खैर बात नहीं करते। जैसे सिंगूर में प्लांट उखड़ा था, तो ममता बनर्जी ने जब अपोज किया था तो उन्होंने उसको, टाटा को सपोर्ट किया था। तो मुझे ये अच्छा लगा कि अगर किसी राज्य में अगर प्लांट जाएगा तो भले ही मशीनरी आ जाए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो वहीं के लोगों को मिलेगा। तो वो अच्छा निर्णय था। तो मैं मोदी जी की तारीफ में कुछ मैंने सोशल मीडिया पे लिखा तो वो बहुत खुश हुए। मैंने कुछ और भी लिखा होगा, मैं वोकल रहा हूँ पहले से, तो मैंने लिखा तो वो बहुत खुश हुए। बट बाद में धीरे धीरे जब मुझे चीजें पता चलना शुरू हुई, मुझे किसी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी, मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो मैंने चीजें डिग करना चालू किया। और जब मैंने खुद से जानना चालू किया तो मुझे पता चला कि क्या रिलायंस ने किया है, किस तरह से फंडिंग्स हुई हैं, किस तरह से चीजें मोड़ी जा रही हैं। तो मैंने उसके अगेंस्ट लिखना शुरू किया। मैंने अगेंस्ट लिखना शुरू किया तो सबसे पहले वो जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी थी कि तुम सच को सच कहो, किस तरह से दुनिया की कंस्पिरेसी समझ सकते हो, बिजनेस से, पॉलिटिक्स से कैसे तार जुड़े होते हैं, कैसे अफेक्ट होती है पॉलिसी, उन्होंने मुझे सिखाया। वो मुझे गुरु थे जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे इस दुनिया की और पॉलिटिक्स की, जियो पॉलिटिक्स का जानकारी दिया जिन्होंने, वो ही मुझे कहने लगे कि ऐसा मत करो। तो मैंने उनको बोला कि सर जो आपने सिखाया है सर, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं डेटा निकालता हूँ, ये चीजें निकालता हूँ, तो फैक्ट्स तो इसके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन वो मोदी के फैन थे। तो मुझे वहां से एक चीज सबसे बड़ी, मुझे धक्का भी वहां से लगा। और लेकिन मैंने एक चीज जरूर सीखी कि आज की डेट में जिनको आप उम्र में बड़ा समझते हैं, जो पढ़ा लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस देश में एजुकेटेड बहुत हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत कम है। पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन बुद्धिजीवी बहुत कम है। और आपको हर व्यक्ति से मैं एक अपील जरूर करूंगा कि आप पढ़ लिख के जहाँ पे पहुंचे हैं, आपके माता हैं, आपके कभी उन्होंने बहुत मेहनत करके वो पैसा खर्च किया होगा जो आपको शिक्षा दी। आपका स्कूल करोड़ों में बना होता है, जिसमें आप कुछ पैसे देके आगे बढ़ जाते हैं, उसमें से शिक्षा लेते हैं। देखा जाए तो देश के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखूं तो एक नागरिक को पढ़ा लिखा बनाने में इस देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है। वो इसलिए खर्च किया गया कि आप आगे चल के कोई अपनी खुद की राय बना सकें, अपनी जानकारी पे खुद सही गलत का फर्क करना सीख सकें। तो मेरी आपसे बिल्कुल हर व्यक्ति से एक अपील है कि आप किसी के भी भक्त न बने, किसी भी नेता की बात आंख बंद करके विश्वास न करें, किसी आइडियोलॉजी को तब तक विश्वास न करें जब तक उसके फैक्ट्स आप दिल से न मान लें कि ये सही है और ये गलत है, और दोनों तरह की विचारधाराएं चीज को तोल के और फिर उस पर अपना कोई पर्सपेक्टिव बनाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।